हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हमने सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम शुरू किया है, जिसमें आप लोगों को नोट्स मिल गए हैं बेसोफिल्स के और न्यूट्रोफिल्स के। न्यूट्रोफिल और बेसोफिल दोनों ही इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की सेल होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेल होती है न्यूट्रोफिल, जो सबसे पहले कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले जो दौड़ के पहुंचने वाली सेल्स हैं वो है न्यूट्रोफिल्स। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट भी होती हैं हमारे ब्लड में, तो सबसे ज़्यादा तेज होती हैं और तेज़ी से दौड़ती हुई जहाँ भी इन्फेक्शन होता है वहाँ पहुँच जाती हैं। और दूसरी चीज़ होती है न्यूट्रोफिल्स के साथ कि वो फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। इसके अलावा हमने बेसोफिल्स के बारे में पढ़ा था। बेसोफिल्स के बारे में हमने ये बताया था कि बेसोफिल्स पहले तो बेसिक स्टेन लेती हैं जब इनको स्टेन किया जाता है, ठीक। उसके अलावा फिर ये क्या करती हैं, हिस्टामिन का सिक्रीशन करती हैं और एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। कहीं एलर्जी होती है तो वहाँ हिस्टामिन का सिक्रीशन होता है जिससे एलर्जी प्रोड्यूस होती है। तभी आपको अगर किसी भी को भी एलर्जी अगर होती है तो उसको एंटी हिस्टामिन की टैबलेट्स दी जाती हैं, ठीक। और जो बेसोफिल होती है वो नॉन फैगोसिटिक सेल्स होती है। तो फैगोसिटिक सेल्स में अभी तक हमने केवल नेचुरल किलर सेल देखा है और बेसोफिल्स नॉन फैगोसिटिक सेल्स हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले, आप लोगों को नोट्स मैंने दे दिए हैं। अगर उसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं मास्ट सेल से। मास्ट सेल्स, देखिए कहीं भी आप मास्ट सेल्स देखें तो आपके मन में एक ही चीज़ आनी चाहिए, हिस्टामिन। क्योंकि मास्ट सेल में कहीं देखिए AST है, हिस्टामिन में भी AST आता है। तो मास्ट सेल हिस्टामिन सिक्रीट करने में नंबर 1 सेल्स हैं। ये हमेशा मास्ट सेल का कनेक्शन हिस्टामिन से ही होता है हमेशा, इसीलिए मास्ट सेल आप हिस्टामिन से कनेक्ट करके रट लीजिए। अब बेसोफिल्स भी हिस्टामिन सिक्रीट कर रही हैं, मास्ट सेल भी हिस्टामिन सिक्रीट कर रही हैं। तो कई जगह पे ये माना जाता है कि जो मास्ट सेल्स हैं वो एक्टिवेटेड फॉर्म जो है मास्ट सेल का वो बेसोफिल्स है, ठीक। तो बेसोफिल, क्योंकि जो मास्ट सेल्स हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स के फॉर्म में सिक्रीट होती हैं, तो हो सकता है वो डिफ्रेंशिएट होकर बेसोफिल बनाती हो। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, लेकिन इसका कोई एविडेंस या कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी तक नहीं आया है जिसके बेसिस पे हम ये मान सके कि मास्ट सेल ही बेसोफिल्स हैं। तो मास्ट सेल के बारे में हमने बताया। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब ये बोन मैरो से रिलीज होती है तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में रिलीज होती हैं, ठीक। उनका शेप अलग होता है, ठीक। वो एक तरह से पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई होती हैं। तो बोन मैरो तो सिक्रीट कर देता है, कहाँ पे, ब्लड में सिक्रीट जब कर देता है तो उसके बाद ब्लड में ये मैच्योर होती हैं और जहाँ जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पहुँच जाती हैं। जैसे कि मास्ट सेल का इफेक्ट आपको कहीं भी एलर्जी होती है तो स्किन में देखने को मिलता है, इसी तरह से आप याद करिए। मास्ट सेल हमने बताया हिस्टामिन का सिक्रीशन करती है, हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो एलर्जी कहीं होती है, कहाँ आपको एलर्जी दिखती है, स्किन, मान लीजिए कोई एलर्जी होगी तो आपके रैशेज निकल आएंगे, तो ये मतलब स्किन पे ही तो प्रेजेंट होती ही होती हैं। कहीं पूछ लिया जाए मास्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है तो आप स्किन तो बता ही सकते हो। स्किन के अलावा कनेक्टिव टिश्यू में भी ये प्रेजेंट होती हैं। कई सारे ऑर्गन्स के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा रिस्पायरेटरी, जिनाइटो यूरिनरी और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक। रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव और जिनाइटो यूरिनरी, ठीक, ये तीनों सिस्टम में मास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं। अब मास्ट सेल में जो हिस्टामिन सिक्रीट करने के लिए पाए जाते हैं ग्रैन्यूल्स, क्योंकि ये ग्रैन्यूलोसाइट्स के अंतर्गत आती हैं तो इनमें ग्रैन्यूल्स होंगे ही होंगे और वो ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, हिस्टामिन का सिक्रीशन करेंगे। अभी तक जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सब ग्रैन्यूलोसाइट्स के ही बारे में पढ़ रहे हैं। कोई मन में कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि ये ग्रैन्यूल्स कहाँ से आ गए। जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम ग्रैन्यूलोसाइट्स पढ़ रहे हैं। जब तक हम कहाँ नहीं आ जा रहे हैं, इराइथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पे जब तक हम नहीं आएंगे तब तक सारे ग्रैन्यूलोसाइट्स ही चल रही हैं, ठीक है। तो इनमें ग्रैन्यूल्स होंगी जिनके अंदर हिस्टामिन होगा, तो जहाँ भी एलर्जिक कंडीशन होगी वहाँ इसका सिक्रीशन हो जाएगा। तो मास्ट सेल के बारे में हमने क्या बताया, पहली बात तो ये हिस्टामिन का सिक्रीशन करती हैं और स्किन पे और कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं। उसके अलावा इनमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसी में हिस्टामिन होता है। एलर्जिक कंडीशन ये तो हम बता ही चुके हैं। तो ये मास्ट सेल के बारे में हो गया। उसके बाद आता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स एक दूसरे टाइप की फैगोसिटिक सेल्स हैं, ठीक। और ये न्यूट्रोफिल्स की तरह ही काम करती हैं, लेकिन इनका नंबर बॉडी में बहुत कम होता है।
और ईओसिनोफिल्स क्या करती हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन में इनका रोल होता है, मेनली पैरासिटिक इन्फेक्शन में रोल होता है। तो जब मान लीजिए कि कहीं भी पैरासाइट अगर आता है या वॉर्म्स आता है तो उसके चारों तरफ ये इकट्ठी हो जाती हैं। उसके बाद इकट्ठा होने के बाद ये कुछ सिक्रीशन करती हैं, उस सिक्रीशन की वजह से, वो सिक्रीशन क्या होता है, कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम उसमें होते हैं और उन्हीं सिक्रीशंस की वजह से ये जो हमारा वॉर्म है जो जिससे इन्फेक्शन हो रहा है या पैरासाइट जो है वो किल हो जाता है। ठीक, और कहीं कहीं पे ये भी पाया गया है कि ईओसिनोफिल्स क्या करती हैं, साइटोकाइंस का सिक्रीशन करती हैं। साइटोकाइंस का सिक्रीशन करने का मतलब क्या है, साइटो का मतलब है सेल, काइंस का मतलब है कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करती हैं जिससे सेल अट्रैक्ट हो। कौन सी सेल्स, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की सेल्स, मतलब लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मीन्स टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, मतलब साइटोकाइंस, साइटो मतलब सेल्स को बुलाने का काम करती हैं। मतलब साइटोकाइंस एक सिक्रीशन है जो टी और बी सेल को रिक्रूट करता है। इसका मतलब ये है कि ये अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स से लिंक करने का भी काम करती हैं। तो ईओसिनोफिल के बारे में हमने क्या बताया, ये भी फैगोसिटिक सेल्स होती हैं जो वॉर्म या पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करती हैं। कहीं भी पैरासाइट या वॉर्म आता है तो उसके चारों तरफ इकट्ठा होकर के क्या सिक्रीट करती हैं, कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करती हैं। कहाँ से, अपने ग्रेन्यूल्स में जो उनके प्रेजेंट होते हैं वहाँ से सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा ये साइटोकाइंस का भी सिक्रीशन करती हैं जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को रिक्रूट करने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा ईओसिनोफिल्स के बारे में। और ईओसिनोफिल्स जब स्टेन करते हैं तो ये एसिडिक स्टेन लेती है, इसलिए इनको एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। कहीं कहीं आप एसिडोफिल्स लिखा भी पाओगे, तो इसका मतलब ईओसिनोफिल्स ही है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, दो तरह की फैगोसिटिक सेल्स पढ़ ली जिसमें न्यूट्रोफिल्स और ईओसिनोफिल्स आ गए, और दो तरह की नॉन फैगोसिटिक सेल्स कौन कौन सी पढ़ी हमने, मास्ट सेल और बेसोफिल्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए, माइलॉइड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब माइलॉइड लीनिएज की सेल्स में हमने ग्रैन्युलोसाइट्स के अलावा कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी देखा था जब हम उनका लीनिएज पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या क्या आ रहे थे हमारे, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स। ये तीन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, इसीलिए यहाँ पे एपीसी लिखा गया है। मतलब इनका जो फंक्शन है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह इन तीनों का फंक्शन होता है। और ये क्या करती हैं, एंटीजन को प्रोसेस करके प्रेजेंट करती हैं, कहाँ पे, अपनी मेम्ब्रेन पर। और एंटीजन को प्रेजेंट करने का मतलब क्या है, एंटीजन को प्रेजेंट कर लेती हैं मतलब एक तरह से एक सिग्नल देती है कि यहाँ हमारे सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट हो गया है, मतलब अब टी और बी सेल आए और उसको ख़त्म करें या कुछ इम्यूनिटी वहाँ पे अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करें। तो इस एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये इन्नेट और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के बीच में ब्रिज का काम करती हैं। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में तो हमारी लिम्फोसिटिक सेल्स ही आती हैं और नेचुरल किलर सेल्स आती हैं जो हम पहले देख चुके हैं जब हम हीमेटोपोइसिस पढ़ रहे थे, वहीं पे हमने देखा था। बाकी के जितने भी सेल्स हैं वो इन्नेट में ही आएंगी, और इन्नेट को अडेप्टिव रिस्पॉन्स से जोड़ने का मेन काम ये तीनों सेल्स करती हैं। अब ये तीनों सेल्स करती क्या है, सबसे पहले इंजेस्ट करती हैं एंटीजन को जिसको हम फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। उसके बाद इंजेस्ट करने के बाद, मतलब इंजेस्ट करने का मतलब वो खा जाती हैं एंटीजन को। खाने के बाद कोई भी चीज़ खाएगा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, तो वो क्या करती हैं, एंटीजन को छोटे प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स में तोड़ देती हैं और उन्हीं पेप्टाइड्स को अपने सेल सरफेस के रिसेप्टर के साथ लाइगेट करके प्रेजेंट कर देती हैं अपने सरफेस पर। जैसे मान लीजिए ये सेल है, इनके सरफेस पे ऐसे रिसेप्टर है, वहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट कर देती हैं। तो एक तरह से अलग तरह से दिखने लग जाती हैं, इस तरह से प्रेजेंट कर देंगी तो अलग तरह से दिखने लग जाएंगी। तो जो सर्कुलेटिंग टी और बी लिम्फोसाइट होंगी इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि एक तरह से बुला रही है कि आ जाओ, अब यहाँ पे इन्फेक्शन है और हमें एक साथ इकट्ठा होकर अपना काम करना है, इसको मारने का काम करना है। तो ये बाकी लोगों को बुलाती है। कोई भी सेल अकेले काम नहीं कर सकती, उसको सारी सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। लिम्फोसाइट और जितनी भी माइलॉइड लीनिएज की सेल होती है एक साथ काम करती हैं। ठीक है, तो जब तक सब लोग नहीं आ जाती वो इस तरह से इस कंडीशन में रहती है और टी और बी लिम्फोसाइट को रिक्रूट करने का काम करती है। तो इसी तरह से सारी की सारी सेल्स काम करती हैं, चाहे वो मोनोसाइट हो, चाहे मैक्रोफेजेस हो, चाहे वो डेंड्राइटिक सेल्स हो। अब मोनोसाइट्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। मोनोसाइट्स 5 से 10% पार्ट WBC का जो होता है वो मोनोसाइट्स होती हैं।
अब मोनोसाइट्स को ही माना गया है कि जब ये डिफ्रेंशिएट होती हैं तो मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स बनाती हैं। मतलब एक कह सकते हैं जो मोनोसाइट्स हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होता है सेल का, जो बाद में काम की जो सेल्स बनाता है। ये मोनोसाइट्स इस तरह से अपने आप में मोनोसाइट्स के फॉर्म में वर्क नहीं करता, और जब उसे फंक्शन करने का टाइम आता है तो वो या तो मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाती हैं या डेंड्राइटिक सेल्स में चेंज हो जाती हैं। ठीक, तो ये डिफ्रेंशिएट होकर मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स में चेंज होती हैं। ये पाया गया है या इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा चुका है कि मोनोसाइट्स ही वो सेल हैं जो अल्टीमेटली मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स बनाती हैं। इसके अलावा मोनोसाइट्स को और भी डिफ्रेंशिएट किया गया है दो पार्ट से। एक तो होती है इन्फ्लेमेटरी मोनोसाइट्स और दूसरी होती है पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स। इन्फ्लेमेटरी मोनोसाइट्स क्या करती हैं, तुरंत ही वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ पे इन्फेक्शन होता है। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मोनोसाइट्स भी, हमारी मतलब ब्लड में इन्फ्लेमेटरी मोनोसाइट्स के फॉर्म में भी सेल्स हैं और पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स के फॉर्म में भी सेल्स हैं। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ इन्फ्लेमेटरी मोनोसाइट्स तुरंत वहाँ पहुँची, मैक्रोफेजेस के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट हुई, अपना काम करना शुरू कर दी। बाकी की क्या करती हैं, पेट्रोलिंग करती रहती हैं। पेट्रोलिंग मतलब एक तरह से टहलती रहती हैं ब्लड वेसल्स में, और एक तरह से अगर इनको और ज़रूरत होती है, अगर साइट पे जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे अगर और ज़रूरत है सेल्स की, तब पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स रिलीज होती हैं वहाँ ऐसा मैक्रोफेज। वरना ये ट्रैवल करती रहती हैं नॉर्मल कंडीशन में भी, और चाहे वो इन्फेक्शन हो या ना हो ये ट्रैवल करती रहती हैं, और अगर ज़रूरत होती है ज़्यादा की तब ये कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो जो तुरंत रिस्पॉन्ड करती है इन्फेक्शन के दौरान वो हमारी इन्फ्लेमेटरी मोनोसाइट्स होती हैं, और जो चेक करने के लिए बस चलती रहती हैं एक तरह से पूरे ब्लड वेसल में घूमती रहती हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बॉडी में, तो वो पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स होती हैं। ठीक, वही लिखा हुआ है इसमें। अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जैसे ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन मैरो। ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या है बोन मैरो में, एक तरह से मैक्रोफेजेस का ही एग्जाम्पल है या मोनोसाइट्स का ही एग्जाम्पल है। जो ऑस्टियोक्लास्ट मतलब, ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या हुआ, जो बोन वाली सेल्स हैं, ऑस्टियो जहाँ भी वर्ड आ जाते हैं वहाँ बोन वाली सेल्स की बात होती है। बोन सेल्स का डिग्रेडेशन करना, क्लास्ट करना। एक होता है ऑस्टियोजेनेसिस या ऑस्टियोसाइटोसिस, मतलब बोन सेल्स का बनना, और ऑस्टियोक्लास्ट वर्ड जहाँ आता है, जहाँ भी क्लास्ट आ जाएगा मतलब डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन कब होगा, जब इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होगा तो डिग्रेडेशन करने का काम कौन करेगा, मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस जो बोन मैरो में होती हैं उनको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैक्रोफेजेस होती हैं उनको हम माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं। और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस नाम से ही पता चल रहा है कि ये लंग्स में होती हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा है कि मैक्रोफेजेस क्या होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। तो एंटीजन को अपने सरफेस पे प्रेजेंट करती हैं, और उसके बाद क्या करती हैं, टीएच सेल्स, टी हेल्पर सेल्स के एक्टिवेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल्स का एक्टिवेशन, ध्यान रखिए टीएच सेल्स का रिक्रूटमेंट करने का काम मैक्रोफेजेस करती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह बिहेव करने के दौरान। ठीक है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह एंटीजन को जब भी प्रेजेंट करती हैं प्रोसेस करके, तो टीएच सेल्स इधर अट्रैक्ट होती हैं। जैसे एक टीएच सेल्स और मैक्रोफेजेस का फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि टीएच सेल्स जब एक बार यहाँ आ जाती है तो मैक्रोफेजेस की एक्टिविटी को और ज़्यादा इन्हांस कर देती है, तो ये और ज़्यादा फैगोसिटिक हो जाती हैं। तो इस तरह से टीएच सेल्स और मैक्रोफेजेस एक दूसरे का एक्टिवेशन या एक दूसरे के रिस्पॉन्स को बढ़ाने का काम करती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं, कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनका जो फंक्शन है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा हमने एक बात और क्या पढ़ी हुई है, मैक्रोफेजेस जो होती है उनके पास ये भी एबिलिटी होती है कि वो एंटीजन के साथ बाइंड हुए एंटीबॉडी के साथ भी बाइंड होने के लिए इनके पास रिसेप्टर होते हैं। हमने क्या बताया, इनके पास मैक्रोफेजेस के पास ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो एंटीजन बाउंड एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर सकते हैं। केवल एंटीबॉडी के साथ नहीं, जो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं उनके साथ इनके बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस की सरफेस पर। ठीक है, और जब ये इसके साथ बाइंड कर जाते हैं तो ये पूरा क्या हो जाता है, जो असेंबली बन जाती है वो फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को इन्हांस करने का काम करती है। इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम ऑप्सोनिन, और इस प्रोसेस को इन्हांसमेंट ऑफ फैगोसाइटोसिस आफ्टर बाइंडिंग विद एंटीजन बाइंडेड एंटीबॉडी इज कॉल्ड
ऑप्सोनाइजेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को बढ़ाना ही हमारा क्या कहलाता है, ऑप्सोनाइजेशन। जब ये इसके साथ बाइंड कर जाएंगे तो ये जो अजीबोगरीब असेंबली बन जाएगी, इसको दूसरी सेल्स मैक्रोफेजेस जब देखेंगी या दूसरी फैगोसाइटिक सेल्स जब देखेंगी कि ये अजीब सा स्ट्रक्चर कहाँ से चला आ रहा है, जो बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको इंजेस्ट करके फैगोसाइटोसिस करके ख़त्म कर देंगी। तो ये पूरी तरह की पूरी असेंबली ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैक्रोफेज ने किया क्या, एंटीजन बाइंडेड एंटीबॉडी के साथ ये बाइंड हुई और इन्होंने फैगोसिटिक एक्टिविटी इंक्रीज की। दूसरी मैक्रोफेजेस आई, इसको पूरा खा गई। इस प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम बता नहीं रहे हैं, इसलिए इसको आप बनाइएगा मत। केवल आप इतना ध्यान रखिए कि मैक्रोफेजेस टीएच सेल्स का एक्टिवेशन करती हैं, और टीएच सेल्स जब एक बार एक्टिवेट हो जाती हैं तो वो मैक्रोफेजेस की फैगोसिटिक एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। मतलब ऐसी कंडीशन में मैक्रोफेजेस की फैगोसिटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैक्रोफेजेस के बारे में। और मोनोसाइट्स के बारे में ही हमने पढ़ा कि वही एक्टिवेट होकर मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स बनाती हैं। तो जो इसका दूसरा पार्ट डेंड्राइटिक सेल्स वाला है, ये हम अपने कल की क्लास में पढ़ेंगे। और डेंड्राइटिक सेल्स के अलावा कल हम आरबीसी और मेगा कैरियोसाइट्स जो कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, उनके बारे में भी कल पढ़ेंगे। तो माइलॉइड लीनिएज हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे टी और बी लिम्फोसाइट्स बचेंगे, जो हम सब्सीक्वेंट क्लासेस में ख़त्म करेंगे। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है कि कैसे हो रहा है। किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले बिल्कुल, और नोट्स में आप लोगों को भेज दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू।